हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम 16वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। हम संसाधनों के प्रबंधन के बारे में जानेंगे और आज की क्लास में हम वन व वन्यजीव संसाधन पर चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पाठ 16, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। कि ऐसे संसाधन जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी प्रकृति जो भी हमें हमारी सुख सुविधा के लिए जो चीज़ें प्रदान कर रही है, जो पदार्थ प्रदान कर रही है, वे सारे पदार्थ संसाधन कहलाते हैं और हम प्रकृति को कोई शुल्क भी अदा नहीं करते हैं। अब ये संसाधन है कौन कौन से, जैसे मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं और मनुष्य इनसे अपनी जीविका भी चलाता है। जैसे मिट्टी है, फसल उगाएगा, अपनी जीविका चलाएगा। जल ही जीवन है, वायु सांस लेने के लिए आवश्यक है। वनस्पति भरण पोषण के लिए, जीव जंतु हमें दूध, मांस, मछली, अंडा ये सब प्रदान करते हैं। खनिज है जो औद्योगिक उन्नति की ओर दिखाता है। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम इनके प्रबंधन की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इन संसाधनों की कमी आती जा रही है, इनका उपयोग बढ़ गया है, संसाधन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए हमें इनके प्रबंधन की आवश्यकता है और हम इस चैप्टर में मुख्य वन संसाधन, जल संसाधन और जो आज के टाइम में बढ़ती मांग है कोयला और पेट्रोलियम, इन संसाधन की इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमने पढ़ा कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से संसाधन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा पूजनीय नदी है गंगा नदी, है ना। गंगा नदी है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। क्यों प्रदूषित हुई है? देखिए कि गंगा नदी के जो पानी है उसमें कोलीफॉर्म नाम का जीवाणु जो मानव आंत्र में पाया जाता है, ये जल में ज़्यादा डिटेक्ट किया गया। यानी कोलीफॉर्म जीवाणु की जो मात्रा है वो जल में मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जल प्रदूषित हो गया। और आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि गंगा नदी के जल के अंदर कोलीफॉर्म का स्तर कितना अधिक बढ़ गया है। अब ये हुआ क्यों, किस वजह से हुआ? तो हमें पता है कि गंगा नदी है उसमें हम मृत अवशेष भी डालते हैं। जनसंख्या बढ़ी है तो वहाँ पर कपड़े धोना, शवों को बहाना, उद्योग भी विकसित हुए हैं जिससे इसके अंदर इस जीवाणु की मात्रा बढ़ गई है और गंगा नदी प्रदूषित हो गई है। आप ये एक गंगा नदी के प्रदूषण का लेवल देख सकते हैं। वास्तव में कितना चिंता का विषय। देखिए, ये नदी पूरी की पूरी इस तरीके से प्लास्टिक कचरा है, जो उद्योगों का जल आया है उससे कितनी ये काली हो गई है। और ऐसा नहीं है, इसे बचाने के लिए समय समय पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी इतने उच्च स्तर पर, यानी जिसको बोल सकते हैं क्रांतिकारी स्तर पर प्रभावी नहीं हुए हैं। अब इस समस्या का देखो ये विशाल रूप है, इसे देखिए, हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। हमने गंगा नदी देखी इतनी अधिक प्रदूषित हो गई, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। अब हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक सिद्धांत आता है 3R सिद्धांत। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं फिर आप जान जाओगे कि किस प्रकार से हम प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, 3R सिद्धांत 3R है। ठीक है, फर्स्ट R रिड्यूस, सेकेंड R रिसाइकल, थर्ड R रीयूज़। यानी कम उपयोग करें, पुनः चक्रण करें और पुनः उपयोग करें। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक टर्म का मतलब समझ आ जाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस, कम उपयोग, अर्थात कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना। अब जैसे आप देखिए कि मान लो आप कमरे में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, बिल्कुल आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर चले गए या कोई काम कर रहे हैं बाहर का, तो उस पंखे को आप बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वस्तुओं का उपयोग ही नहीं करें, आप वस्तु का उपयोग करें, लेकिन जितने कम से कम अच्छे रूप में अपना काम चल सके उतना उसको यूज़ करना चाहिए। अब घर पे जैसे नल होते हैं, नल की तो हमें ज़रूरत है ही, लेकिन कई बार क्या होता है, नल टपकने लग जाते हैं, उससे पानी वेस्ट होता है, तो आप उसको सही करवाना चाहिए। मेन जो समस्या एक देखने को मिलती है वो होती है वेस्टेज फूड। हम भोजन का बहुत अधिक दुरुपयोग करते हैं।
शादी वगैरह होती है तो वहाँ देखते हैं बहुत अधिक खाना वेस्ट होता है। तो आप अपनी थाली के अंदर उतना ही खाना ले जितना आप ख़त्म कर सकें। पहली बारी में आप कम ले लो, है ना, ज़्यादा लेना ज़रूरी नहीं है। आप कम लीजिए, उतना ख़त्म कीजिए, आप फिर और लीजिए आपको भूख है तो। यानी हमें सीमित उपयोग करना सीखना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? कम उपयोग, यानी कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना। सेकंड देखते हैं रिसाइकल। देखिए रिसाइकल मतलब हमें पता है कि यानी उसको वापस से उपयोगी बनाना। प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं और ऐसे ही पदार्थों को पुनः चक्रण कर उपयोगी वस्तुएं बनाना। आपने सुना होगा कि वेस्ट मटेरियल है उसको गला करके हम नई चीज़ें भी बना सकते हैं। तो यही है कि इन ये जो चीज़ है ये वैसे मुख्य रूप से प्रदूषक वस्तुएं हैं, इन्हें क्या करें? वापस से इस्तेमाल करें। जैसे कागज़ है, कागज़ को आप फेंकें नहीं, कागज़ को इकट्ठा करें, उसको वापस रिसाइकल करें। जिससे आजकल एक टेक्निक चल रही है, जो कागज़ फट जाता है, रद्दी वगैरह होती है, उससे वापस अखबार बनाने में काम में लिया जाता है। उससे बैग, पेपर बैग भी बनाए जा सकते हैं। धातु है तो धातु हम वापस गला करके उसको नई चीज़ उससे बना सकते हैं। तो इन्हें अन्यथा इधर उधर मत फेंकें। जो कबाड़ी वाले आते हैं जो ये कचरा इकट्ठा करते हैं उन्हें ये दें, वो आगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बेचते हैं, वहाँ से ये रिसाइकल होकर के आता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट था हमारा रिसाइकल यानी पुनः चक्रण करना। थर्ड आता है देखिए रीयूज़। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना। ठीक है, ये रिसाइकल से भी अच्छा है। रिसाइकल थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, हम घरों में तो रिसाइकल ज़्यादा कर नहीं सकते, एक दो चीज़ों का रिसाइकल कर लिया तो कर लिया, ज़्यादा हम किसी चीज़ का रिसाइकल कर नहीं सकते हैं। उसकी बजाय बेस्ट है कि किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना। जैसे प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो आप उनको बहुत अधिक कामों में ले सकते हो, आप किचन का सामान उसमें डाल सकते हो, आपको अपनी ज्वेलरी वगैरह उसमें सुरक्षित रख सकते हो। ऐसे ही प्लास्टिक के लिफाफे हैं, अब प्लास्टिक के लिफाफे बंद तो हो नहीं सकते, भी आज एकदम बंद कर दिए जाए। उपयोग कम कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे उसी को बार बार यूज़ करते चले जाइए, और नया प्लास्टिक आप मार्केट से लाइए नहीं, तो क्या होगा? तो प्लास्टिक का उपयोग हम ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था 3R सिद्धांत, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्राकृतिक संसाधनों की बचत के लिए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम संसाधन सुरक्षित रख सकें। अब देखिए हमें इतनी शॉर्टेज हो रही है कई चीज़ों की, अच्छा जल नहीं मिल रहा है, वायु जो है वो सांस लेने लायक नहीं रही है, प्रदूषित होती जा रही है। तो आप सोचिए आगे आने वाली जो 10-15 पीढ़ियाँ होंगी तब तक क्या होगा? कुछ नहीं होगा, धरती नष्ट होने की कगार पे आ जाएगी इस सिस्टम के हिसाब से। पेट्रोल, हम कहते हैं पेट्रोल प्राइस इतने अधिक बढ़ गए हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक है वो तो चलो फैक्ट्री लगा के हमने बना लिया, पेट्रोल हम थोड़ी बना सकते हैं, वो तो कहाँ जीवाश्मों के दबने से, इतने सालों तक दबे रहने से वो प्राप्त होता है ना। तो ये संसाधन क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इनको बचाने के लिए हमें इन 3R सिद्धांत के ऊपर बल देना ही होगा। थोड़ा बहुत हमने पढ़ ही लिया कि आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इन संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। मान लो हमें पूछा जाए कि संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो उसको एक लेख के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। देखिए प्राकृतिक संसाधन सीमित है, जल है, वनस्पति है, जीव जंतु है, ये सीमित है, और वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। पहले क्या होता था, इतनी अधिक चिकित्सीय सुविधाएं नहीं थी, उससे बच्चे की जो डेथ है वो बहुत अधिक थी, आयु अधिक थी, व्यक्ति 100-100 साल भी जीते थे, लेकिन बच्चा पैदा होने की जो गति है, उसकी जो जन्म दर है वो बहुत ही कम हुआ करती थी। यानी बच्चा जब पैदा होता था तो उसकी मृत्यु के चांस बहुत अधिक होते थे, जिससे उतनी जनसंख्या नहीं बढ़ी। लेकिन आज चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार हो गया है, जिससे जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है, और इस कारण संसाधनों की मांग भी बढ़ी है। दीर्घकालिक उपलब्धता हेतु संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है, ताकि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, यानी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो इनको प्रयुक्त कर सके। संसाधनों का सीमित दोहन बहुत जरूरी है। संसाधनों के अति दोहन से पर्यावरण प्रदूषण होता है। जैसे माइनिंग्स लगते हैं, खनन होते हैं, क्रैशर्स लगते हैं, उनसे बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। इसलिए इनके भी जो कारखाने वगैरह लगाए जाते हैं, इनका भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, इनकी निपटान की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
अतः प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि खनन से प्रदूषण होता है तो हम सारी खनन मिल ही बंद कर दें, ऐसा थोड़ी होगा। हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, बिल्डिंग्स बनानी होती है, सुख सुविधाओं को, देश को डेवलप करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो खनन को हम बंद नहीं कर सकते। खनन से जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वे औद्योगिक जो फैक्ट्री है उसके आसपास पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएं, वो शहर से दूर स्थित हों और उनसे जो वेस्टेज गैसें निकल रही है या कुछ अपशिष्ट निकल रहा है वो डायरेक्ट हमारी नदियों के अंदर नहीं जाए। तो ऐसे कोई सिस्टम हमें बड़े स्तर पर उठाने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को प्रबंध कैसे किया जाता है। अब हम एक एक करके प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे वन व वन्य जीवन पर। ओके स्टूडेंट, तो आप ये नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, संसाधन है हमारा वन व वन्य जीव। वनों के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु एक स्थान पर रहते हैं तो वो एक जंगल यानी वन बना देते हैं। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे औद्योगिकरण होता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है, शहर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब भूमि तो सीमित ही है, भूमि तो इतनी रहेगी, तो वनों को काट करके उनकी जगह पर घर बनाए जा रहे हैं। इसलिए हमें इस संसाधन को पढ़ने की और बचाने की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। अब यहाँ टर्म आया जैव विविधता, देखिए कि किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता वह संख्या को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, नाम है जैव विविधता यानी जीवों में विविधता। अब कोई स्थान विशेष ले लो, क्षेत्र ले लो, उस क्षेत्र के अंदर जितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, जैव विविधता कहलाएंगे। और वन जैव विविधता का विशेष स्थल है। अब वनों में देखिए लंबे इमारती काष्ठ भी मिलते हैं, छोटे छोटे औषधीय पौधे भी मिलते हैं, घास भी मिलती है। जीवों में बात करो तो आप जंगली जीव जैसे शेर, चीता है, ये पाए जाते हैं। पक्षियों की भी बहुत अधिक वैरायटीज़ पाई जाती हैं। तो यानी एक वन क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जीवों का संरक्षण करता है ना। समझे मेरी बात को, क्योंकि वो जीव क्या है, उस वन पे डिपेंड है। वो वन है तो वो जीव हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हमने देख रहे हैं कि लोग जो है वो वनों को काट काट करके उनकी जगह घर बना रहे हैं, तभी तो जो चीते हैं, तेंदुए हैं, ये घरों में आए जा रहे हैं। पहले बंदर जो होते थे वो शहरों में देखने को ही नहीं मिलते थे, आजकल हमारे शहरों के अंदर भी क्या हो जाता, बंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें उन स्थानों से हटाया जा रहा है। अब हमारा घर है, हमारे घर पे कोई कब्जा करेगा, हम कहाँ जाएंगे, गुस्सा तो आएगा ही, हम भी कहीं जाएंगे। तो वही सिस्टम है, अब हम इनके वनों पे अटैक कर रहे हैं तो ये भी हमारे घरों की तरफ लौटेंगे ही, है ना। तो इस जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए वनों का प्रबंधन अति आवश्यक है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है स्टेक होल्डर या दावेदार, कि ये जो वन है थोड़े बहुत मात्रा में तो चलो कृत्रिम रूप से व्यक्ति ने लगा दिए, लेकिन जो प्राकृतिक जो वन है जैसे हिमालय वन क्षेत्र है सारा, अब वो है तो प्रकृति का, लेकिन हम देख सकते हैं कि हम जाके वहाँ पे कटाई नहीं कर सकते। भाई हम चले गए, भी मेरा मन कर रहा है मैं 100 आम के पेड़ है वो यहाँ से काट के ले जाऊँ, कि ये जो वन है या वन से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं इनके दावेदार कौन है, इन पर किसका अधिकार है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। इसके अंदर 4 बिंदु सम्मिलित है। पहला देखिए कि वन के अंदर व इसके निकट रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आदिवासी जो लोग हैं वे वनों के अंदर रहते हैं, तो उनकी जीविका कहाँ से चलती है, वन से ही चलती है। तो ऑब्वियसली वनों के उत्पाद को यूज़ करने के हकदार कौन हुए, वही तो हुए सरकार का वन विभाग, जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। अब वनों को बचाने के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वन विभाग, जो वनों का स्वामित्व यानी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के, जैसे हमारे अलग अलग विभाग होते हैं तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के वन एक विभाग को दे दिए। कौन से विभाग को, वन विभाग को, कि इस क्षेत्र के वन है तो उस वन से जो इमारती लकड़ी जाएगी या उसके अंदर चारावाह जो है वो सारा ये वन विभाग नियंत्रित करेगा।
वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी अध्यवस्था में करना चाहते हैं। मान लो कोई प्रकृति प्रेमी है जो किसी वन का दायित्व लेता है कि इस वन को विकसित करने का, इसको बचाने का उत्तरदायित्व मेरा है, तो वह भी उस वन उत्पाद का दावेदार रहेगा। उद्योगपति जो तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज़ मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। अब कुछ जैसे ठेका जिसको बोलते हैं, तो कई बार कुछ उद्योग को वनों का ठेका भी दिया जाता है कि इस प्रकार से यहाँ जो भी वनों का उत्पाद होगा वो उस कंपनी का प्रॉफिट में जाएगा। कागज़ बनाना है तो कागज़ बनाने के लिए भी वृक्ष अधिक मात्रा में जरूरी है, तो उन्हें भी ये वनोत्पाद के दावेदार माना गया है। इनके पास उनके संरक्षण और प्रबंधन का चार्ज रहता है। ऐसा नहीं है कि वनों का ये टोटली यही उपयोग करेंगे। वनों के जो उत्पाद है वो आजीविका के लिए या जीविकोपार्जन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उन पर हम और चर्चा कर लेते हैं कि वनों का महत्व क्या है। ठीक है, वाकई तो हम सब जानते ही हैं। देखिए, वनों से हमें ईंधन, जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, बांस प्राप्त होता है जिससे घर बनाए जाते हैं, कुछ जैसे टोकरियाँ वगैरह है बांस की, ये भी बनाई जाती है, जिससे मतलब जीविकोपार्जन के लिए हम बोल सकते हैं कि अपना व्यवसाय चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खेती करने के लिए, शिकार के लिए, औजार निर्माण करने में लकड़ी है, लकड़ी से हम पता तरह तरह के देखिए भाले, चाकू, छुरी ये बनाए जाते थे। फल, औषधियाँ, देखिए वन जैव विविधता के विशिष्ट दल है, तो इनमें औषधियों की मात्रा भरपूर है। जैसे हम एक पद्धति पढ़ते हैं इलाज की, आयुर्वेद पद्धति, वो इन्हीं प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और वो हमें वनों से ही प्राप्त होती है। पशुचारण, पशुओं की चराई के लिए वन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ 3-4 पॉइंट शामिल किए हैं, आप अपनी मर्जी से और अधिक पॉइंट भी सर्च करके लिख सकते हैं। मेनली इन पॉइंट्स के अंदर लगभग इनके उपयोग कवर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात हुई कि वनों के दोहन के कारण क्या है। भी हमें वन जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट कैसे हो रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि ये परंपरा अभी से चल रही है। जैसे हम सुनते हैं कि पुराने ज़माने में अंग्रेज़ थे, वे भी इन वनों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते थे। उनका एक तरह से ये मान लीजिए कि अविवेकपूर्ण दोहन ही करते थे। उनके शिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था, जिससे वन्य जीव भी खत्म होते चले गए। और लकड़ी, जैसे घर लकड़ी के बनाते थे वो, तो उससे ही बहुत अधिक मात्रा में इमारती काष्ठ का दुरुपयोग होने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये वन संसाधन कम होने लगे। तो कुछ कारण है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वन संसाधनों के अति दोहन से, बिल्कुल सही बात है कि जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे अधिक पेड़ों को काटा गया। वन विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति हेतु औद्योगिकरण से, वन विभाग के जो कर्मचारी रहेंगे उनको आय के अपने स्रोत के रूप में उन्होंने क्या किया, वनों को ठेके पे देना शुरू कर दिया। जैसे हमने बात की, जैसे तेंदुपत्ता उद्योग है, तो तेंदुपत्ते के जितने भी वन थे वो एक कंपनी को दे दिए गए, भी आप इनसे बीड़ी बनाओ, उनसे जितना भी आय होगा उसका राजस्व विभागों को मिलेगा। तो उससे भी एक वनों का दोहन होता चला गया। कच्चे माल की प्राप्ति हेतु, यानी हम देखते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, आरा उद्योग है, टीक के वन है, साल के वन है, तेंदू के वन है, तो इनसे क्या है, इनसे कागज़, इमारती लकड़ी, खेल के जो हम स्पोर्ट्स के जो बैट्स वगैरह हैं ये इनसे बनते हैं। तो कच्चे माल के प्राप्त करने के लिए भी वनों का बहुत अधिक दोहन होने लग गया। वनों के प्रबंधन हेतु अव्यवहारिक नीतियाँ अपनाना, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे समझिए कि वनों को बचाना भी था, बचाने के लिए हमें पता है समय समय पर योजना भी आती है, लेकिन ये योजनाएं हम देखते हैं कि ज़मीनी स्तर पर प्रभावी नहीं रहती। जितनी ये नीतियाँ आती हैं उतना उनका ढंग से लाभ भी नहीं मिल पाता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए कि जो विशाल हिमालय था वहाँ पर पहले चरवाहे जाते थे। चरवाहे यानी जो अपने भेड़ बकरियाँ पशु है इनको चराने के लिए लेके जाते थे, लेकिन वहाँ पे बाद में क्या किया, उन्होंने देखा चारे के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने उसको क्या कर दिया, पार्क बना दिया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। अब वहाँ पर भेड़ें नहीं जाती, ऊँट नहीं जाते थे, गाय नहीं जाती थी, तो उससे क्या हुआ, वो घास जो है वहाँ के क्षेत्र की बहुत अधिक बढ़ गई। अब भेड़ें जाती थी, उस घास को साफ कर देती थी, फिर नया फुटान होता था। जैसे ही वहाँ पे गायों ने या भेड़ों ने जाना बंद कर दिया तो वो घास बढ़ती चली गई, काफ़ी अधिक बढ़ गई और वो उस ज़मीन पर फैल गई। तो उसने उस ज़मीन को पूरा कवर कर लिया और नई वहाँ पे वनस्पति पनप ही नहीं सकी।
है ना। तो ये क्या थी, ये एक अव्यवहारिक सी नीति थी। भी जो प्राकृतिक क्षेत्र है, जो उसका प्राकृतिक रूप से देखभाल हो रही थी, उसको बंद कर दिया पर्यटन को आकर्षित करने के लिए। पर्यटक भी वहाँ गए तो वहाँ प्लास्टिक वगैरह भी फैला, जिससे आसपास का क्षेत्र वहाँ प्रदूषित होता चला गया। डस्टबिन होता है, यूज़ में लिखा होता है, लेकिन उसके आसपास भी कचरा उतना ही भरा हुआ होता है। समय समय पर कचरे का उठाव भी नहीं होता है। आप पर्यटन स्थल भी देख लीजिए, कुछ फोटोज है आपके सामने, ये मेन पर्यटन स्थल है, इनके आसपास कचरों के ढेर देखिए। पर्यटन से आय भी होगी, पर्यटन आएगा भी, पर्यटक देखने के लिए आएगा भी, लेकिन उसका खुद समझदार होना और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नीतियाँ बनाई गई है उनका सख्ताई से पालन होना भी बहुत अधिक जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, कि प्राकृतिक छवि में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ना। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और बदले में हमसे कुछ नहीं लेती है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक मामलों में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। पहाड़ है, पहाड़ काट के सड़क बनाई जा रही है, पहाड़ काट के टनल बनाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, एक जगह पर हीरे के कुछ ढेर मिले हैं, उन हीरे के ढेर को प्राप्त करने के लिए पूरे के पूरे जंगल को काटा जा रहा है। अब ये भी तो हो सकता है कि उस कंपनी को, जिस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, उससे कॉन्ट्रैक्ट में लेना था कि इतने पेड़ आप लगाइए। अब वहाँ पर पता नहीं है, आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, देखिए कितने लाख पेड़ वहाँ पर काटे जा रहे हैं। अब इतने लाख पेड़ आप बताइए पनपने में कितने साल लेंगे। आप एक मान लो आम का पेड़ भी लगाते हो तो उसको एक बड़ा वृक्ष बनने में 5-7 साल लग जाते हैं, और इतने सारे पेड़ एक साथ काट दिए जाएंगे तो सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा इस प्रकृति पर। तो यानी इस प्राकृतिक छवि में मानव के हस्तक्षेप को कम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक ज़रूरतों के बीच में, कि अनावश्यक इनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे वन और वनों का महत्व। अब देखिए वनों को बचाने के लिए समय समय पर आंदोलन भी होते गए हैं। अब हम हमारी पुस्तक में दिए गए 1-2 आंदोलनों पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेजड़ली बलिदान पर। इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा कि राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव है खेजड़ली। वहाँ पर 1731 में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों ने अपना बलिदान किया था, और जिसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। वहाँ के राजा ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, तो गांव के जो लोग हैं वो पेड़ों से चिपक गए थे, और राजा के लोगों ने पहले तो उन्हें समझाया। अब पेड़ों को पाल पोस कर बड़ा किया गया है, उन्हें कौन काटने दे सकता है। तो उन ठेकेदारों को गुस्सा आ गया, उन्होंने पेड़ों के साथ में लोगों को काट दिया। बहुत ही अमानवीय घटना थी वो। तो यह घटना खेजड़ली बलिदान के नाम से जानी जाती है, और इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। ये पुरस्कार जो वनों के संरक्षण में, जीवों के संरक्षण में सराहनीय योगदान देते हैं, उन्हें ये अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट घटना हम देखते हैं चिपको आंदोलन। ये आंदोलन देखिए 1970 के प्रारंभिक दशक में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में हुआ था। यह विवाद क्या था, लकड़ी ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हो गई, खेजड़ली बलिदान की तरह। इसमें ठेकेदार थे, ठेकेदार लकड़ी काटने के लिए गांव में गए तो गांव के लोगों ने वहां पे विरोध किया, और वे भी पेड़ों से चिपक गई कि हम इन्हें नहीं काटने देंगे, और इस प्रकार ये आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। आप इनके कुछ फोटोज़ भी देख सकते हैं। अब आप ये सोचो कि उन पेड़ों को काट दिया होता तो कितनी प्रकृति वहाँ पर वृक्षविहीन हो जाती। अब हम भी वृक्षों की कटाई करते हैं। हम वृक्ष किस प्रकार काटते हैं कि हम उनकी पत्तियां हैं वो चारे की तरह के इस्तेमाल करते हैं, उनकी कुछ शाखाएं काट देते हैं ताकि हम उससे जलाऊ लकड़ी उपयोग कर सकें। हम उसे पूरा नहीं काटते हैं, जबकि मानव ने अपने लालच के लिए वनों को पूरे जड़ से ही नष्ट करना शुरू कर दिया है कि मोटा काष्ठ वहाँ से प्राप्त किया जाए, उसका तना जो है वो काफ़ी मोटा है, उसे इस्तेमाल किया जाए, छोटी शाखाओं को छोड़ दिया जाए। नहीं, पर्याप्त समय पर उनकी कटाई छटाई भी होनी चाहिए। इसीलिए जलाऊ जो लकड़ी है उसके लिए वनों के अंदर अनुमति देनी चाहिए कि वनों की काट छांट भी निरंतर होती रहे, जिससे नई वनस्पति को वहाँ पर पनपने का अवसर मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो मुख्य आंदोलन थे, खेजड़ी आंदोलन और चिपको आंदोलन। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का। देखिए 1972 में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल का जो वन विभाग था, वन विभाग के पास वनों को डेवलपमेंट करने का होता है, लेकिन वहाँ पर वन डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उनको असफल हुए। वहाँ पर साल के पेड़
जो थे काफ़ी अधिक मात्रा में थे और वो नष्ट होने लग गए। आप यह फोटो देख सकते हैं, देखिए मिदनापुर का आराबाड़ी वन क्षेत्र 1972 में इस प्रकार था कि उनकी योजनाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी वो उस साल के वृक्षों को बचाने में सक्षम नहीं थे। स्थानीय लोग भी थे, लेकिन वहाँ पर ढंग से सड़कें नहीं थी, ढंग से संसाधन नहीं थे वहाँ पे पहुँचने के। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर नक्सली, आपने सुना होगा, नक्सली जैसे हिंसक हमले भी होने लगे, कुछ असंवैधानिक गतिविधियां होने लगी। अब वहाँ कार्रवाई भी होती तो पुलिस नहीं पहुँच पाती, तो इस प्रकार से वहाँ का थोड़ा माहौल खराब होने लग गया। तो वन विभाग ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छे वन संरक्षक दूरदर्शी थे, आप देख सकते हैं A.K. बनर्जी, उनके प्रयासों से इस वन क्षेत्र का संरक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया, उन्हें समझाया कि किस प्रकार से आप वनों का जो उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है उससे आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं, अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। तो स्थानीय लोग भी उससे प्रोत्साहित हुए और उन्होंने वन उपज का 25% भी उन्हें उपयोग करने को मिला। जैसे मान लो वहाँ से 100 आम अगर वो कलेक्ट करके लाते तो उनमें से 25% उन्हें उनकी आजीविका को चलाने के लिए, उपभोग करने के लिए दिया जाने लगा। और इस प्रकार से देखिए 1983 तक आराबाड़ी बिल्कुल बहुत ही अच्छा समृद्ध हो गया। आप इसके लेटेस्ट फोटो देख सकते हैं 1983 के, कि किस प्रकार से देखिए बिल्कुल हरियाली और अच्छी सड़कें वहाँ बन गई, लोगों का जीवन स्तर सुधर गया। तो देखिए ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। और एक सर्वे करवाया गया, उस सर्वे में पता लगा कि ये जो बेकार पड़ा क्षेत्र था, ठीक है, जिसे यूं कचरा करके छोड़ दिया गया था, उसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए, 1983 के टाइम में भी 12.5 करोड़ रुपए उसकी कीमत आंकी गई। भी यहाँ जितना आमदनी होती है इन सबको अगर बेच दिया जाए तो इतना इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। अब मान लो वो वन वहाँ से ख़त्म हो जाता, ना तो वो स्थानीय जीव पनप पाते, ना उनका इतना रेवेन्यू जनरेट हो पाता, ना इतने लोगों का जीवन वहाँ पे पल पाता। तो इस बात को देखिए अधिकारी लोगों ने भी समझा और स्थानीय लोगों ने भी समझा कि ये नष्ट हो जाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारे पशु वगैरह भूखे मर जाएंगे। और उन्होंने उसको समझा और देखिए उसके आधार पे उन्होंने अपना जीवन चला लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे वनों के। अब हम अपने स्तर पे क्या प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने 1-2 पॉइंट यहाँ पर शामिल किए, हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए वनों को संरक्षण करने के उपाय, वनों की कटाई को सीमित करना और पर्याप्त वृक्ष लगाना। देखिए अब तो लोग फिर भी जागरूक हो रहे हैं, जैसे अपना बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो वृक्ष लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो इसको अभी और भी युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, ठीक है, कि वनों की कटाई को आप सीमित कीजिए। खेत हैं, खेत की बाड़ पर वन लगाइए, सड़कों के किनारे वन लगाइए, खाली पड़ी भूमि है उस पर आप वन लगा सकते हैं। तो हमें अधिक मात्रा में वन लगाने चाहिए। प्राकृतिक उद्यान बनाकर वन्य जीव व उपयोगी वनस्पतियों का संरक्षण करना, कि जहाँ जिस कैटेगरी के जीव अधिक पाए जा रहे हैं, उनका शिकार हो रहा है, तो उन्हें बचाने के लिए भी उन्हें प्राकृतिक उद्यान का रूप दे करके उन्हें विकसित करना चाहिए। मेन थर्ड बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि मानवीय हस्तक्षेप की प्रकृति व सीमा को नियंत्रित करना। अब मनुष्य है, मानव का हस्तक्षेप पूरा बंद कर दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता कि वनों में जाए ना, भाई वनों से भी हमें अपना जीवन चलाना है, उनसे हमें विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट सब्जियां ये सब प्राप्त होते हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो हस्तक्षेप एकदम कम नहीं करना, उसकी सीमा को नियंत्रित करना है कि किस चीज़ को वो दोहन कर सकते हैं, किस चीज़ को दोहन नहीं करना चाहिए। इसका स्पष्ट नियमावली होनी चाहिए, नियम कानून एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि वन संसाधनों का उपयोग पर्यावरण व विकास दोनों के हित में हो। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा वन प्रबंधन, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे जल प्रबंधन और कोयला व पेट्रोल की समस्याओं पर। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के भाग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।